हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एडियो हब। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो कंटिन्यूएशन है आपका। इसके पहले 19 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो इस पर हम पूरी बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग के ऊपर। ओके। और इसके साथ में आपके जो कंटिन्यूस लेक्चर लेते जा रहा हूँ उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके बनाए गए हैं। तो हम पॉलीप्लॉइडी लेवल की पूरी बात करेंगे। इसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। बाकी लेक्चर में डिटेल में देख ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो जीनोम टर्म है वो किसने कॉइन की थी? तो विंकलर ने कॉइन की थी। देखो, पहली चीज़ तो अपना ये हो गया कि विंकलर ने कॉइन की थी, वो ठीक है, वो आपको याद रखने वाली चीज़ है। जैसे हमारे पास 2n होते हैं ना, अब हम उसमें से एक हेप्लॉइड सेट ले लेते हैं, ये n हो गया है ना। मतलब हम ये दो सेट में से एक हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीनोम। ये ध्यान रख लेना, बस इतनी चीज़ आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि जीनोम किसे बोलते हैं। जो भी आपका हेप्लॉइड सेट ऑफ पूरा क्रोमोसोम होता है ना, उसको हम बोलते हैं जीनोम। इतना क्लियर है। अब विंकलर ने जो टर्म दी थी जीनोम, वो कब दी थी ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये डेट्स वगैरह सब आती रहती है एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। मतलब नहीं, क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन आ गया और मान लो आपने छोड़ दिया तो क्या मतलब, हम कंसेप्ट तो पढ़ ही ले रहे हैं ना। तो डेट भी याद रखना आपको उतना ही ज़रूरी है। ये मानना कि बेकार सी चीज़ें हैं ये, पर याद रखना आपको पड़ेगा। 1920 में, ठीक है, विंकलर ने 1920 में। तो एक काम कीजिए, जब भी आप ऑब्जेक्टिव लगाएं तो साइंटिस्ट के साथ ना नाम बोलने की आदत डाल दीजिए, फ़ायदा मिलेगा थोड़ा बहुत। क्योंकि डेट तो आती है 1920 में, ठीक है। अब बात करते हैं इन जीनोम ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम में 3%। अभी मैंने बात करी कि हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो एक ही बार, अब एक जीनोम में तो जो क्रोमोसोम है वो उनका सेट एक ही बार आएगा ना, सिंगल टाइम। ऐसे दो होते हैं ना, हम एक बार लेते हैं उसको जीनोम बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा वंस। जीनोम एनालिसिस जो गई थी, इसका एनालिसिस मतलब लैब में हम जाके पूरा जीनोम देखते हैं, इसके अंदर कितने जीन हैं, किस काम में आते हैं, किसके बाद कौन सा जीन है, इसको हम बोलते हैं पूरा उसकी एनालिसिस करना, ठीक है। कौन सा जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस प्रोटीन को बनाता है। तो वो 1930 में जब की थी पहली बार, तो वो किसने की थी? तो वो की थी किहारा ने। अगेन देखो, समझा मैं इधर जाया जा रहा हूँ आपको, बाकी डेट और आपको साइंटिस्ट के नाम तो याद रखने पड़ेंगे। टर्म हेप्लॉइड, देखो हम तीन चीज़ पढ़ते हैं। एक ये पढ़ते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर, एक पढ़ते हैं हम एन हेप्लॉइड, एक पढ़ते हैं 2n डिप्लॉइड, एक पढ़ते हैं 3n ट्रिप्लॉइड, फिर टेट्राप्लॉइड, ऐसे हेक्साप्लॉइड वीट भी हम पढ़ते हैं। तो इनको बोलते हैं प्लॉइडी लेवल। ये तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है, इसको अभी अपन साइड में कर देते हैं। बाकी जो प्लॉइडी लेवल है वो n 2n 3n 4n 5n xn, उनको बोलते हैं प्लॉइडी लेवल कि कितने उसमें जीनोम प्रेजेंट है आपके। एक है तो हेप्लॉइड, दो है तो डिप्लॉइड, तीन है तो ट्रिप्लॉइड, चार है तो जितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये बेसिक्स भी आप याद करते जाइए। तो टर्म जो हेप्लॉइड है वो किसने दिया था? वो दिया था आपके स्ट्रोसबर्गर ने। और कब दिया था? देखिए, वो दिया था 1905 में। तो ये आप इधर समझते हुए चलिए, डेट, साइंटिस्ट के नाम आप याद करते हुए चलिए। टर्म मोनोप्लॉइड, अब देखो मोनोप्लॉइड किसने दिया था? ये दिया था आपका कोटोयाम ने। अब वही ये जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, इसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड, ठीक है। और कब दिया था? देखो मैं आपको बता देता हूँ कब दिया था। ये दिया था आपका 1935 में, ठीक है। ये यहाँ पे दे के रखा डेट 1935 में। अब डेट मुझे भी नहीं याद है, याद नहीं होती तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करके लिख लीजिए कहीं पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, मोनोप्लॉइड आप एक्स से उसको डिनोट करते हैं, हेप्लॉइड को एन से करते हैं, डिप्लॉइड को 2n से करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है। अब देखो द टर्म हेट्रोप्लॉइड, हेट्रोप्लॉइड मतलब उसकी मल्टीपल कॉपी। हेट्रो मतलब क्या होता है? मल्टीपल कॉपी उसकी। तो वो किसने दी थी? वो दी थी विंकलर ने आपके, ठीक है। हेट्रोप्लॉइड मतलब होता है जैसे कि 2n के बाद जितना भी होता है उसको हम हेट्रोप्लॉइड में ले लेते हैं। 3n 4n 6n वो सब हेट्रोप्लॉइड हो जाता है आपका। 2 और मोर देन 2 इज हेट्रोप्लॉइड, ठीक है। अब विंकलर ने ये टर्म कब दी थी हेट्रोप्लॉइड? तो इन्होंने दी थी 1916 में, ठीक है। ऑटोपोलीप्लॉइड और एलोपोलीप्लॉइड, ये दो टर्म दी थी। जैसे हम वीट में पढ़ते हैं हेक्साप्लॉइड पढ़ते हैं 6x, जैसे वो एलो हेक्सापोलीप्लॉइड होता है ना। जैसे अलग अलग स्पीशीज से हमारा बन के बना है। हमने जब देखा था वीट का फॉर्मेशन होता है A × B × फिर इनका आ जाता है बाद में डी से, जब डी जीनोम से होता है। तो ये क्या अलग अलग जीनोम हमारे पास आए हैं ना। याद है आपको ये चीज़? देखी थी आपने 2n इसके 2n इसके 2n इसके, तो ये जब बंदा का 6n हो गया था, है ना। तो वो जो हेक्साप्लॉइड है ये ना 2n =
2n इजिकल टू 6x आप हेक्साप्लॉइड डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका 42। ऐसा होता है ना, ऐसे होता है 2n इजिकल टू 6x इजिकल टू 42। बेसिक क्रोमोसोम नंबर्स में 7 होता है, 6 इंटू 7 आपका हो गया 42। ऐसे देखते हैं हम इस चीज़ को। तो वो हो गया आपका एलो पॉलीप्लॉइड, और एक है ओटो पॉलीप्लॉइड, मतलब उसमें देखो ये चेंज नहीं होगी आपकी स्पीशीज़, तो वो एलो पॉलीप्लॉइड, मल्टीपल कॉपी उसमें भी आएगी आपकी। तो टर्म ओटो पॉलीप्लॉइड और एलो पॉलीप्लॉइड किसने दी थी 1926 में? ये दी थी खियारा एंड ओनो ने, ठीक है। अब हेप्लॉइड्स विच डेवलप फ्रॉम ए नॉर्मल डिप्लॉइड स्पीशीज इसको, अब ये 2n है, इसमें से एक हेप्लॉइड हमारा n आया, तो क्या हुआ? मोनोहेप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मोनोहेप्लॉइड। अब देखिए 4n में से आएगा तो डाईहेप्लॉइड्स हो जाएगा, 4n में से 2n बनेगा, तो सिंपल सी बात है, डाईहेप्लॉइड हो जाता है। बाकी सब्सटीट्यूशन हेप्लॉइड्स आर रिप्रेजेंटेड एज, देखो पहली चीज़ याद रखना आपको, हेप्लॉइड्स हैं तो यहाँ पे पक्की बात है n है, और सब्सटीट्यूट हो रहा मतलब एक जुड़ रहा है और एक आपका घट रहा है ना, +1 और -1, या तो -1 या फिर +1, ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है। पर ये ध्यान रखना हेप्लॉइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो n आ जाएगा यहाँ पे। बाकी चलते हैं, एन इंडिविजुअल लेकिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉइड सेट इज रिफर टू। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, हम नॉर्मल क्या करते हैं 2n लिखते हैं, ठीक है, 2n लिखते हैं ना हम किसी भी चीज़ को डिप्लॉइड को। तो हमको ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये 2 है यहाँ पे, इसमें से इसको हमने बोल दिया 2 है, तो इसको हमने बोल दिया 2, और देखो अब इसमें से हम अगर एक घटा देते हैं यहाँ से ना, क्या करते हैं, इसमें से मैं एक कम कर दूंगा, एक बार मैं इसमें से 2 कम करूंगा, एक बार मैं इसमें से 3 कम करूंगा। देखो कैसे होता है, इसमें से मैंने एक बार 1 कम कर दिया तो बचा मेरे पास 1, इसमें से 1 बढ़ा देता हूँ तो हो जाएंगे 3, 2 बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा 4, और दोनों कम कर दूंगा तो हो जाएगा 0। सबके अपने अपने मतलब है, ये समझ गए तो पूरा कंसेप्ट समझ गए। कैसे होगा, देखो एन इंडिविजुअल लेकिंग 1 क्रोमोसोम, देखो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि सिर्फ एक क्रोमोसोम हो रहा है, ना कि पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा तो यूप्लॉइडी की बात हो जाएगी, और 1 क्रोमोसोम है तो ये एन्यूप्लॉइड की बात हो जाती है। एन्यूप्लॉइड मतलब नंबर में कम होना, ठीक है। तो देखिए 2 में से 1 गया तो बचा 1, क्या बोलेंगे इसको? मोनोसोमिक। सिंपल सी बात है, दोनों चले गए तो नलीसोमिक, 1 बढ़ गया तो ट्राइसोमिक, 2 बढ़ गए तो टेट्रासोमिक। बहुत सिंपल है, तो अब इसको समझ लेते हैं, देखो और भी आएंगे इसके क्वेश्चन। तो ये है कि इंडिविजुअल लेकिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉइड सेट ऑफ रिफर टू एज मोनोसोमिक। इन प्राइमरी ट्राइसोमिक्स द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमिक्स, अब देखिए ट्राइसोमिक में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम आपका बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, मैंने आपको भी बताया था। देखो मैं बताता हूँ आगे, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइमरी और फिर सेकेंडरी टर्शियरी इसमें अलग अलग आते हैं। तो जो प्राइमरी है ना, उसमें एक क्रोमोसोम जो बढ़ता है हमारा, वो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी नलीसोमिक इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, अभी देखो मैंने आपको बताया था क्या होता है नलीसोमिक में, 2 चले जाएंगे तो 2n-2 हो जाएगा। इसका आंसर सिंपल सा है, 2n-2, ये प्लस है, प्लस नहीं करना है, 2n-2 ये रहे ना, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा वो जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे लिया था प्राइमरी ट्राइसोमिक में, मैंने क्या बोला था, जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो नॉर्मल रहता है ना, और इसमें एक सेकेंडरी ट्राइसोमिक में भी होता है। सेकेंडरी ट्राइसोमिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है ना, वो आइसोक्रोमोसोम होता है। आइसोक्रोमोसोम मतलब क्या कि जैसा इधर जीन से वैसा का वैसे उसके दूसरे डंडे पे भी यहाँ पे जीन रहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका आइसोक्रोमोसोम की पी और क्यू आर्म जो है वो सेम हो जाती है ना, उसको आइसोक्रोमोसोम बोलते हैं। तो वो ऐसा क्रोमोसोम आके ऐड होता है सेकेंडरी में। जबकि टर्शरी में जो होता है ना, वो ट्रांसलोकेशन का होता है। ये तीनों चीज़ आप याद रख लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए। प्राइमरी में होगा नॉर्मल, सेकेंडरी में होगा आपका आइसोक्रोमोसोम, और टर्शरी में होगा है ना, टर्शरी में हो जाएगा आपका ट्रांसलोकेटेड। तो ये आपको याद रखना है कुल मिला के ना, ये क्वेश्चन बनते हैं इसके सारे। अब द टर्म एम्फीडिप्लॉइड वाज कॉइन्ड इन 1927 बाई, एम्फीडिप्लॉइड किसने दी थी टर्म आपकी? ये दी थी आपकी नवोशिन ने, ठीक है। अब देखो एम्फीडिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जो एलो पॉलीप्लॉइड होता है, अभी हमने ऊपर देखा था एलो पॉलीप्लॉइड, जैसे कि वीट है, जो कि 2 अलग अलग स्पीशीज़ से उनके भी डिप्लॉइड स्पीशीज़, ध्यान रखना डिप्लॉइड स्पीशीज़ से बनता है, वो होता है आपका एलो पॉलीप्लॉइड। एम्फीडिप्लॉइड है ना, एम्फीडिप्लॉइड मतलब ऐसे एलो पॉलीप्लॉइड जो कि बनते हैं
दो जीनोम के, ठीक है, दो डिप्लॉइड स्पीशीज़ के जीनोम से, है ना, तो उसको हम बोलेंगे एम्फी डिप्लॉइड। क्लियर है इतना? दो स्पीशीज़ है, उनके डिप्लॉइड जो जीनोम है उनको मिला देंगे तो हो जाएगा अपना एम्फी डिप्लॉइड। एम्फी और ये डिप्लॉइड, एम्फी मतलब दो अलग अलग और डिप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड, ठीक है। अब टर्म ओटोसिंथेसिस एंड एलोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड इन 1924 बाय, ये हो जाएगा जगडाल ने दी थी, ठीक है। अब ओटोसिंथेसिस और एलोसिंथेसिस होता क्या है वो आप समझिए। देखिए एलो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि मैंने वीट की बात करी थी, एलो मतलब अलग अलग और पॉलीप्लॉइड्स मतलब उनका जीनोम ज़्यादा है, दो से अधिक, तो उनमें जो पेयरिंग होती है जीनोम में, ठीक है, वो इंटर जीनोमल पेयरिंग होती है, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ की, है ना। मैं फिर से बोल के बताता हूँ कि जो एलो पॉलीप्लॉइड है उनमें जो जीनोम के बीच में जो पेयरिंग होती है वो अलग अलग स्पीशीज़ की होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं इंटर जीनोमल पेयरिंग, उसको हम बोलते हैं एलो सिंडोसिस। एलो मतलब अलग अलग, सिंडोसिस मतलब पेयरिंग। जबकि ओटोसिंथेसिस में हमारी इंट्रा जीनोमल पेयरिंग होती है, मतलब ए का ए में पेयर होगा और बी का बी जीनोम में पेयर होगा। ये ध्यान रखना हमारा, है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है आपको। तो ये हमारा क्लियर हो गया इतना। अब बता रहा हूँ टर्म हाइपोप्लॉइड और हाइपरप्लॉइड। देखो हाइपो का मतलब होता है कम, कम प्लॉइडी लेवल हो गई, और हाइपर मतलब बढ़ गई प्लॉइडी लेवल। तो ये भी 1928 में किसने दिया था? बेलर ने दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसमें मैं ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा याद रखने में। बाकी ब्लेक्सली ने 1921 में क्या दिया था? देखो ब्लेक्सली ने दिया था डाइसोमिक, मोनोसोमिक, नलीसोमिक, पॉलीसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक, सब। और ये मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। द टर्म क्वासी डिप्लॉइड, देखिए वहाँ पे हमने बात करी थी डाईहिप्लॉइड की, यहाँ पे होगा क्वासी डिप्लॉइड। तो ये हो गई आपकी सू ने दिया था ये, ठीक है, 1957 में। अब देखिए ये होता क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वहाँ पे हमने n+1 - 1 पढ़ा था, इसमें 2n+1 - 1 होगा। डिप्लॉइड वहाँ पे हेप्लॉइड था, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये अपने को बिल्कुल एकदम दिमाग में डाल लेना अच्छे से। टर्म पॉलीप्लॉइड वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1910 बाय, देखो 2n से बढ़ गया तो पॉलीप्लॉइड, तो ये जैसा आपका स्ट्रोसबर्गर ने। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। टर्म टेट्राप्लॉइड वाज कॉइन्ड इन 1910 बाय, देखो टेट्राप्लॉइड मतलब 4n, ठीक है, समझना 4n। ये 1910 में किसने दिया था? चलो साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं हम। ये दिया था आपका नीमैक ने, ठीक है, नीमैक। टर्म डबल रिडक्शन was coined in 1929 by डार्लिंगटन, ठीक है। अब फॉर इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, देखो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कराते हैं आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन। तो इन 1937 पॉलीप्लॉइडी किसने किया था? ब्लेक्सली। ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। टर्म कोल्चिप्लॉइडी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्लेक्सली। कोल्चिसिन था जो ट्रीटमेंट दिया था, कोल्चिसिन वो केमिकल था आपका। तो डरमैन कॉइन्ड द टर्म, सॉरी देखो इसका आंसर आ जाएगा, देखो कोल्चिप्लॉइडी दिया था आपकी डरमैन ने दिया था, है ना, यहाँ पे आंसर मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। टर्म कोल्चिप्लॉइडी दिया था डरमैन ने, और कब दिया था? ये दिया था 1953 में, ये याद रखना आपको, ओके। अब रेफिनो ब्रासिका, रेफेनस सटाइवस और वो ब्रासिका ओलेरेशिया का क्रॉस जो बनाया था, जो हमको नहीं चाहिए था पर हमने बना दिया था 1928 में, जो बना था। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था प्लांट ब्रीडिंग के, याद करिए। वो किसने दिया था? कार्पेनचेको ने बनाया था, ठीक है। और जो पहला क्रॉस है वीट और राई का 1890 में, वो किसने बनाया था? वो रिम्पू ने। देखो इस बार एमपी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था उन्होंने। वीट और राई का क्रॉस होता है ट्रिटिकेल, रिम्पू ने बनाया था 1890 में, ठीक है, 1890 याद रखना। इन टोबैको द न्यू स्पीशीज निकोटियाना डिग्लूटा वाज डेवलप्ड बाय, देखिए किसने किया था? ये आप याद रख लीजिए कि ये जो टोबैको पे काम किया था ना, ये गुड स्पीड पे, ये तो चलो मुझे भी याद रह गया था कि ये क्लाउजेन एंड गुड स्पीड नाम जब भी आता है वो मुझे कनेक्ट हो जाता है सीधा टोबैको से। ये ब्लेक्सली नाम जब भी याद आता है मुझे ये कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं आपको कोल्चिसिन से। ये डेवेनपोर्ट आता है तो ये डोमिनेंस हाइपोथेसिस से मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब बार बार पढ़ेंगे तो कनेक्ट आपको हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। इनका याद रखने का बस यही तरीका है। जो हेक्साप्लॉइड वीट है हमारा, उसको सिंथेसाइज किसने किया था? देखिए मैकफेडन एंड सीयर्स। ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी क्या है कि ये भी आपको याद रह जाता है आप अगर इसको बार बार पढ़ोगे। मैकफेडन एंड सीयर्स ने हेक्साप्लॉइड पे काम किया था।
है ना। अब देखिए आते हैं आगे, जो रेफेना ब्रासिका बनाया था आपका, है ना, रेफेना सटाइवस और ब्रासिका ओलेरेशिया का, वो जो साइंटिस्ट थे आपके कार्बन चेको, वो कहाँ के थे, रशिया के थे, रशियन साइंटिस्ट थे। इसमें क्वेश्चन आ चुका है एक बार। एक तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 5B सिस्टम ऑफ व्हीट, ये बहुत बार पूछा हुआ है। 5th नंबर के बी क्रोमोसोम पे जो था, इसलिए इसको 5B नाम दे के रखा है। ये व्हीट का सिस्टम है, ये दिया था आपका रिले एंड चैपमैन ने। ये देखो याद रखना, A B D लाइन होती है हमारे पास, उसमें जो बी का 5th क्रोमोसोम है उसकी बात करते हैं, ये 5B सिस्टम की। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको पूरा डिटेल में। ये बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया हो तो आपने। इन हीट रिले एंड चैपमैन डिस्कवर्ड 5B सिस्टम ड्रॉट टॉलरेंट हीट के लिए 1958 में। सन तो आपको याद करनी पड़ेगी साइंटिस्ट के साथ। अब देखिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रासिका कैरेनेटा। चलो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया CON, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने नाकाजू। मतलब मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि कौन नाकाजू, कौन नाकाजू, आई डोंट नो कौन नाकाजू। तो देखो इसमें ओलेरेशिया फॉर ओ, कैरिनेटा, है ना, ये नाइग्रा, ये जंशिया, और देखो अभी देखते जाएंगे, मैं तो खुद नाम भूल गया हूँ, मैं बहुत पहले याद किया था, बट इससे आपके क्या पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये जो सारे हैं, ये कॉर्नर्स पे जो हैं, ये डिप्लॉइड सेट है आपके, क्या है, ये डिप्लॉइड है सबके सब, है ना। और ये क्यों दो डिप्लॉइड बनेंगे, तो यहाँ से क्रॉस होकर बनता है ये टेट्राप्लॉइड। तो जो इस जगह पे है, इस पोजीशन में, जंशिया, कैरेनेटा और ये नेपस है, अच्छा ये नेपस है ना, देखिए तो ये नेपस याद आ गया अभी। तो ये बनते हैं आपके टेट्राप्लॉइड, ऐसे आपको याद रखना, कौन CON, कौन ना काजू, और ऐसे ABC, आई थिंक ऐसे ही चलता है ना, या तो ABC ऐसे चलता है, अभी मैं बता दूंगा आपको, क्लियर कर दूंगा, तो वो जीनोम भी आपको उसके याद हो जाएंगे। तो जैसे इसका देखते हैं अपन ना, क्या पूछा इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रासिका कैरेनेटा। तो कैरेनेटा कहाँ है हमारा, ये देखो ना काजू, ये है कैरेनेटा, और इसका आंसर हो जाएगा BBCC। तो देखिए या तो ये बी है, या फिर ये देखो ब्रासिका नाइग्रा का हम पहले देख लेते हैं ना, इसका है BB, तो देखो ये नाइग्रा है तो ये B है, तो ऐसे चलेंगे अपन A B और C, ये देखिए C। तो हमको चलना इधर क्या है, CON, कौन। मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करके पूरा कंसेप्ट एक और बता देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और ये चीज़ आप एक बार समझ गए तो फिर ये है कि इसका कोई सा भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए एक बार। ये मैंने बनाया CON, ठीक है, ना काजू, ठीक है, ऐसे मैंने याद रखा था, और A B और C, और ऐसे ऐसे क्रोमोसोम नंबर भी इससे यहाँ से याद हो जाते हैं, ऐसे 8 9 10 करके चलता है, वो 8 9 10 किसका है, शायद ऐसे 8 9 10 ऐसे कुछ है वो, है ना, तो वो भी याद रख लेना, आपको जब मिले तो उसको बना लेना। तो इन दोनों के 8 और 9 जैसे ऐसे मिलते हैं ना, जैसे 8 और 10 मिल गया तो 18 हो गया, तो यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं। तो इसमें क्या है कि ट्रिप्लोइडी वगैरह नहीं होती है, बाकी इन दोनों में नहीं रहेगा, ये 9 ये 19 हो जाएगा, तो एक क्रोमोसोम कहीं इधर उधर भागेगा, वो दिक्कत आती है ना। 8 और 16 और 17, ये देखो 17 18 19, इसमें भी दिक्कत आती है। तो ये देख लीजिएगा कि ये 8 9 10 किसके हैं, तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी अब मैं ये आपको पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समझा देता हूँ इसका। तो कैरिनेटा हमारा यहाँ पे था, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C, तो इसका आंसर हो जाएगा BBCC, ठीक है, क्लियर। ब्रासिका नाइग्रा हमारा यहाँ है, ये हमने देखा था B है, तो BB हो गया आंसर। अब इसी का वो पूछ लेते हैं कि नेपस का पूछ लेते हैं, तो हमारा हो गया AC, ठीक है, और ये जंशिया का पूछ लेते हैं तो AB हो जाएगा हमारा। तो ऐसे आपको उसको याद रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ ब्रासिका टेट्राप्लॉइड। अब देखिए CON हमारा हटा दो, कॉम्पेस्टेरिस हटा दो, ओलेरेशिया हटा दो, नाइग्रा हटा दो, बचा क्या, जंशिया। जंशिया हमारा था टेट्राप्लॉइड, अभी मैंने आपको समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रासिका स्पीशीज इज डिप्लॉइड। देखो अब नाकाजू में से एक है, तो ये नेपस नहीं, कौन में से एक CON अपन ने पढ़ा था, तो C, मतलब इसमें आपका कैम्पेस्टेरिस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ओलेरेशिया कुल मिला के। कौन सा था, कैम्पेस्टेरिस, ओलेरेशिया, और N से हो जाता है आपका नाइग्रा। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे डिप्लॉइड, और बाकी के जो बचे कुचे जो हैं वो आपके टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे, ये नेपस, कैरिनेटा और जंशिया। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। अच्छा कोल्चिसिन का आप फॉर्मूला याद रखिए, C22 H25 O6 और N। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनता है बहुत बार, 22 25 6 याद रखना, CHON, ठीक है, कौन, CHON मतलब कौन।
22, 25, 6 ऐसे याद रखना, रट लो इसको। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल ऑफ द ओरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीशीज ऑफ ब्रासिका वाज प्रपोज्ड इन 1935 बाय, किसने दिया था? नागाहारू ने दिया था। ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, देख लेते हैं अगले उसमें। ये देखो नागाहारू यू ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपको समझा चुका हूँ। हेक्साप्लॉइड वीट बिहेव्स लाइक डिप्लॉइड स्पीसीज ड्यू टू, क्या है इसमें? 5B सिस्टम है। देखो सिंपल सी बात है, पढ़ चुके हैं अभी हम। दी प्रोजेनेटर ऑफ कल्टिवेटेड कॉटन, जो आज हम कॉटन कल्टिवेट करते हैं उसके प्रोजेनेटर मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के माताजी के पिताजी के जो है एंसिस्टर, वो कहाँ से आया है? अफ्रीका, गोसिपियम अफ्रीका में उसके एंसिस्टर, याद रखना। और एनीप्लॉइडी रिफर्स टू नलीसोमिक, मोनोसोमिक, पॉलीसोमिक। देखो एलिप्लॉइडी हो गया आपका ऑल ऑफ दिस। अभी मैं आपको ये तीनों चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, इतना आपको क्लियर है पॉलीप्लॉइडी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, आगे और वीडियो आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।